हम लोग पढ़ेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके स्टार्टिंग में ये बताया गया है कि जब किसी तार में वैद्युत धारा का प्रवाह होता है तो उसके अराउंड चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यह मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, उसका नॉर्थ या साउथ पोल। तो सबसे पहले 1820 में डेनिश फिजिसिस्ट और केमिस्ट हाइंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने बताया कि जब कोई चार्ज मूव करता है या करंट फ्लो होती है तो उसके सराउंडिंग स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड, जैसे एक तार दिखाया गया है, इस तार में धारा का प्रवाह हो रहा है, इसके पैरेलल में अगर कोई मैग्नेटिक नीडल रखी जाती है तो यह मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट होती है। यह इस पर डिपेंड करता है कि करंट किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है कि करंट इज फ्लोइंग टुवर्ड्स साउथ टू नॉर्थ, देन नॉर्थ विल डिफ्लेक्ट, similarly in the second case the direction of current has been changed or reversed, then deflection in reverse order also found. Flow of electric charge is the source of magnetic field, और इसी कॉन्सेप्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के इफेक्ट में जो स्टडी की जाती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओरस्टेड की इस एक्सपेरिमेंट के बाद मैक्सवेल, हर्ट्ज, जेसी बोस, जी मार्कोनी ने इस पर बहुत से काम किए और इसको आगे बढ़ाया। इसी सिलसिले में दिया गया एम्पियर स्विमिंग रूल, जिसको कि स्नो रूल भी कहा जाता है, और इस स्नो रूल में कहा जाता है कि इमेजिन ए मैन स्विम्स अलोंग साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन, देन the direction of current facing needle such that current enters his feet, then north of needle will deflect towards his left hand। जैसा कि ये फिगर में दिखाया गया है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे तैर रहा है जैसे वह साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो इस स्थिति में उसका लेफ्ट हैंड वेस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। अर्थात अगर हम इस हेड के जगह पर नीडल रखें तो इसका नॉर्थ पोल या जो मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ है वह वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। किसी भी कंडक्टिंग वायर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वह कितनी होगी, इसको बताने के लिए बायो-सेवर्ट लॉ, ये दो साइंटिस्ट मिल करके इन्होंने ये बताया कि जब किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा या जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वह किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो ये देखें आप, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट की मात्रा जितनी अधिक होगी मैग्नेटिक फील्ड उतनी अधिक होगी, लेंथ तार की लंबाई अधिक होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी। डीबी प्रोपोर्शनल साइन थीटा, थीटा क्या है ये देखिए, जिस पॉइंट पर निकालना होता है उस पॉइंट से तार पर जो स्मॉल एलिमेंट टीएल खींचते हैं ये दूरी होती है आर, और तार और इस आर के बीच में जो कोण बनता है उसे कहते हैं थीटा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड पी पर होगी वह प्रोपोर्शनल होगी साइन थीटा। इसी के साथ डी बी प्रोपोर्शनल 1/r² इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन स्मॉल एलिमेंट डी एल एंड द पॉइंट एट विच वी वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। Combining
The above equations dB proportional ideal sin theta by r square, and all of you know that when any proportional sign has been removed, then it gives equals to and a constant. This constant is a proportionality constant, and the value of this is mu naught upon 4 pi. Mu naught equals to 4 pi 10 power minus 7 डेसिमल मीटर पर एम्पियर, जिसे कि आप एब्सोल्यूट परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस अर्थात निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। तो इसके की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो डी बी इक्वल्स टू म्यू नाट अपान 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसकी कुछ दिशा होगी। तो इसलिए अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में रखें तो डी बी इक्वल्स टू म्यू नाट अपान 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपान आर क्यूब, या इसे आप ये भी कह सकते हैं कि म्यू नाट अपान 4 पाई आई डी एल क्रॉस यूनिट वेक्टर आर अपान आर स्क्वायर। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड बाई यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल जिसे कि मैक्सवेल्स कार्क रूल भी कहते हैं, एंड राइट हैंड पाम रूल नंबर 1, ये फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर इन तीनों रूल को आप देखेंगे, तो जैसे मैं आपको पाम रूल का प्रयोग करके यहाँ पर आपको बता दूं कि पाम रूल नंबर 1 है कि यदि हम अपने दाहिने हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा धारा की दिशा में हो और जो 4 फिंगर्स हैं ये अंगूठा धारा की दिशा में और ये 4 फिंगर उस पॉइंट की तरफ इंडिकेट करें, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस पाम के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ होगा। अब इसको हमने सपोज किया कि एक तीर है, तो तीर का पिछला हिस्सा आपको पता है कि ये क्रॉस नुमा होता है, तो इसलिए यहाँ पर जो दिखाया गया है ये क्रॉस से दिखाया गया, अर्थात इस प्लेन में परपेंडिकुलर इनवर्ड अंदर की तरफ। इसी तरह से अगर आप ये देखें कि अगर इसके दूसरे सिरे, अगर यहाँ पर हम Q ले लें तो इस Q सिरे पर क्या होगा, इसको आप समझ सकते हैं। तो इसको समझने के लिए आप देखिए, अंगूठे को हमने किया धारा की दिशा में और इस पॉइंट को किया उस पॉइंट की तरफ जिस पॉइंट पर हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप देखें कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पाम के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगी। इस तीर का हिस्सा टिप आपको दिखाई देगा, टिप मतलब हो गया कि यह एक छोटा सा सर्किल दिखाई देगा, जो कि ये सर्किल है। तो अब हम जो है मैग्नेटिक फील्ड को अगर अंदर की तरफ है तो उसे जो है क्रॉस से, और अगर बाहर की तरफ है तो उसे डॉट से दिखाते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब आपको मैं बताता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के कई तरीके हैं, जिसमें फर्स्ट है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या है? इफ ए कंडक्टर कैरिंग करंट इज इमेजिन्ड to held in hand such that thumb points in the direction of current, then the tips of curled finger in circling the conductor will give the direction of magnetic field lines. इस राइट हैंड थंब रूल में ये आप देखें कि सपोज कर लीजिए कि एक तार है, इसमें धारा ऊपर की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि इस कंडक्टिंग वायर को, जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसको हम ऐसे पकड़ें जैसे अंगूठा धारा की दिशा में हो। ये देखिए अंगूठा धारा की दिशा में हो, धारा ऊपर की तरफ जा रही है। तो इस तार को जो ये हमारी फिंगर लपेटे हुए हैं, कर्लिंग फिंगर, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वह
इस फिंगर की तरफ होगी। अर्थात अगर हम इस तार के इस बिंदु पर देखें तो फील्ड लाइंस इधर होंगी, और अगर इस बिंदु पर देखें तो बाहर की तरफ होंगी। ठीक इसी तरह से मैक्सवेल्स कार्क स्क्रू रूल, राइट हैंडेड स्क्रू रूल भी जिसे कहा जाता है, इस रूल में क्या कहा गया है? इस रूल में कहा गया है कि अगर हम किसी स्क्रू ड्राइवर से किसी पेंच को टाइट करते हैं, इफ वी टाइट ए स्क्रू इन सच ए वे दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट इन डायरेक्शन ऑफ मूविंग स्क्रू, अर्थात जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में स्क्रू आगे की तरफ बढ़ रहा है उसी दिशा में करंट फ्लो कर रही है, देन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ स्क्रू गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स अराउंड द कंडक्टर। तो स्क्रू जिस डायरेक्शन में इन करता है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। जैसे आप देखें, ये एक पेचकस है, स्क्रू ड्राइवर है, यह एक स्क्रू है, स्क्रू ड्राइवर से इस पेच, ये पेच हमने लगा दिया, इस पेच को अगर हम कसेंगे तो आगे की तरफ ये बढ़ेगा, ये देखिए, तो पेच आगे की तरफ बढ़ेगा, ये करंट की डायरेक्शन है, और ये जिस डायरेक्शन में घूमेगी तो घूमने का मतलब हो गया कि ये देखिए अपना अंगूठा जो है दाहिनी तरफ घूम रहा है, तो जब अंगूठा दाहिनी तरफ घूम रहा है तो इसी दिशा में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। राइट हैंड पाम रूल नंबर 1, इफ वी स्ट्रेच आवर राइट हैंड पाम in such a way that thumb indicates the direction of current, fingers point out that point where we want to find magnetic field, then perpendicular to palm magnetic field will directed। जैसा कि हमने बताया कि अभी आपको बायो-सेवर्ट लॉ में बताया गया था कि अगर धारा की दिशा में अंगूठे को उस बिंदु की तरफ जहाँ पे निकालना है उसमें हम रखेंगे अपने फिंगर्स को, तो इस पाम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक इसी तरह से ये यहाँ पर जो है दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1, ये आपने देख लिया। ठीक इसी तरह से हम चुंबकीय बल की दिशा भी ज्ञात करने के लिए कुछ नियम का प्रयोग करते हैं, और ये कौन कौन से नियम हैं? दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2, पाम नंबर 2, पाम नंबर 1, पाम रूल नंबर 1 इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द डायरेक्शन और डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बट पाम रूल नंबर 2 इज यूज्ड फॉर मैग्नेटिक फोर्स। अब यहाँ पर एक आ गया कि यदि हम अपने दाहिने हाथ के पंजे को पूरा फैलाकर इस प्रकार रखें कि अंगूठा धारा की दिशा में हो और फैली हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तो लगने वाला चुंबकीय बल हथेली के लंबवत होगा। ठीक इसी तरह से फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है कि यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। देखिए, अंगूठा तर्जनी उंगली के और ये मिडिल फिंगर के परपेंडिकुलर है, यानी तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो यदि पहली उंगली अर्थात तर्जनी उंगली ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताए और बीच वाली सेंट्रल फिंगर करंट को बताए, तो चालक पर लगने वाले बल की दिशा ये अंगूठा बताता है। अब देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन, तो जो लगने वाला बल होगा वह अंगूठे की दिशा में होगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने विद्युतशीलता के बारे में पढ़ा था, एप्सिलॉन नॉट के बारे में। यहाँ पर म्यू नॉट है जिसे कि निर्वात की चुंबकशीलता कहा जाता है। तो इन दोनों में कुछ संबंध हैं
क्या संबंध है? म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगर इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से डिवाइड कर दिया जाए तो आप ये देखें कि म्यू नॉट अपान 4 पाई डिवाइडेड बाई 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू, और इस तरह से कट पिट करके ये मिल जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 1 अपान 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर। बट वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ लाइट c इक्वल्स टू 3.0 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी ऑफ लाइट हो गया c स्क्वायर। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1 अपान c स्क्वायर, दैट इज c स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपान म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, अर्थात c की वैल्यू हो गई 1 अपान अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये आप देख रहे होंगे कि 1 अपान म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट रूट में इसकी वैल्यू c के बराबर है, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी? LT-1। बोर्ड एग्जाम में कभी कभी ये 1 अपान म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट या 1 अपान अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन पूछी जाती है। तो आपको अगर ये यहाँ से पता होना चाहिए कि c की वैल्यू 1 अपान अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होती है, तो आप आसानी से वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू रख सकते हैं। अब आते हैं हम कि धारावाही तार के कारण जो डिफरेंट शेप बनेंगे, उस डिफरेंट शेप में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वह कितनी होगी। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप आर कॉइल। इस फिगर को आप देखें, इस फिगर में करंट I फ्लो हो रही है, ये सर्कुलर लूप है, इसका सेंटर O है और ये करंट जा रही है। अब आप ये फाइंड करेंगे कि इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो बायो-सेवर्ट के नियम से हमने पढ़ा हुआ है कि dV इक्वल्स टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखें कि ये dl अगर हम यहाँ पर ले लें स्मॉल एलिमेंट, तो सेंटर से मिलाने वाली लाइन और इस पे जो टेंजेंट होगा, दोनों के बीच एंगल जो होगा 90 डिग्री, अर्थात थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो साइन 90 1 हो जाएगा। तो म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन किधर होगी? अब इसके लिए आप राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 लगा दीजिए। तो पाम रूल नंबर 1 में क्या कहा गया था कि अंगूठा धारा की दिशा में और फिंगर्स उस पॉइंट की तरफ। तो अगर आप ये देखें, आप ऐसे लगा सकते हैं, ये धारा की दिशा है, या फिर यहाँ से आप देखें धारा नीचे की तरफ आ रही है, तो ये देखें आप धारा की दिशा नीचे की तरफ हो गई है, ये हमारी फिंगर्स जो है ये पॉइंट की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, ओ की तरफ। तो इस पाम के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगी, ये प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगी। अब इसकी टोटल वैल्यू क्या होगी? तो ये तो स्मॉल एलिमेंट डीएल के लिए आपने निकाल लिया, लेकिन हमें पूरे तार की लंबाई के लिए चाहिए। तो b इक्वल्स टू हम उसको उसकी लेंथ पर इंटीग्रेट कर देंगे। तो म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल अपान आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ओवर l। अब इसमें म्यू नॉट अपान 4 पाई आई आर स्क्वायर, इसको आप बाहर ले लेंगे, इंटीग्रल ओवर dl, और इसकी लंबाई सर्कुलर लूप है तो इसका सरकमफरेंस होगा, सरकमफरेंस मीन्स 2 पाई r। तो ये वैल्यू आप पुट कर देंगे 2 पाई r, यहाँ से आप कैंसिल कर दें, तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपान 2r न्यूटन पर एम्पियर मीटर। और इसकी दिशा आपने देखा कि जो है इसकी दिशा इस प्लेन में बाहर की तरफ थी, इसलिए हम इसको यहाँ पर दिखा रहे हैं डॉट से। ये तो हो गया सिंगल लूप के लिए। अगर इसमें कॉइल में कई टर्न हो, इफ n नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, देन मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप n टाइम्स हो जाएगा। तो इसका फार्मूला हो जाएगा b इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई बाई 2r। इसी तरह से परिमित लंबाई के रुजुरेखी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ। कोई अगर लेंथ का वायर है और हमको फाइंड करना है कि इसके कारण कितना होगा, तो इसके लिए आप देखें कि ये हमने एक
इमेजिन किया है कि तार है CD और इसकी लंबाई L है। जिस पॉइंट पर फाइंड करना है P, यह इससे R दूरी पर है, इसको हमने मिला दिया तो ये पॉइंट P हो गया और ये हो गया Q। इसके तार के दोनों एंड पॉइंट को P से मिला देंगे, ये देखिए D से मिला दिया और इधर ये C से मिला दिया। अब हम ये सपोज करते हैं कि इसके बीच में एक छोटा सा लेंथ हमने ले लिया EF, और इस EF के कारण, जिसकी लंबाई डेल्टा L है, के कारण P पर डेल्टा फाई एंगल बन रहा है, और इससे जो दूरी है वह दूरी x है। अब आप देख रहे होंगे कि EQ P पर फाई एंगल बना रहा है। अब एंगल और आप देखेंगे कि P से C को मिलाने वाली लाइन इस PQ के साथ कितना कोण बना रही है, तो ये फाई 1 है। इसी तरह से PD यह QP के साथ कितना बना रहा है, फाई 2। अब आपको यहाँ पर साइन कन्वेंशन के बारे में बता दूं कि आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है कि अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं हम तो पॉजिटिव लिया जाता है, और क्लॉकवाइज चलते हैं तो नेगेटिव होता है। इसका कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम अभी जब फाई 1 से फाई 2 इंटीग्रेट करेंगे उस केस में। तो आइए देखते हैं। इस स्मॉल एलिमेंट DL के लिए बायो-सेवर्ट लॉ अगर हम यूज करते हैं तो डेल B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा बाई, जो डिस्टेंस लिया था हमने x लिया था तो x स्क्वायर। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे ट्रेंगल EGF में, तो इससे मिल जाएगा EG इक्वल्स टू डेल्टा L साइन थीटा। EGP में साइन डेल्टा फाई, इससे मिल जाएगा EG इक्वल्स टू x डेल्टा फाई। अब आप देखें कि इसमें EG की वैल्यू सेम है, तो दोनों को इक्वेट कर दें, और जब इक्वेट करेंगे तो डेल साइन थीटा के जगह पर हम x डेल फाई लिखेंगे। अब देखिए इसकी हेल्प से डेल्टा B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, और DL साइन थीटा के जगह पर हमने पुट कर दिया x डेल फाई अपॉन एक्स स्क्वायर। x कैंसिल हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल फाई अपॉन x। ट्रायंगल PQE में कास फाई की वैल्यू PQ अपॉन EP दैट इज R बाई एक्स है, तो इससे x की वैल्यू हो गई R अपॉन कास फाई। तो x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल फाई R अपॉन कास फाई। अब इसको सॉल्व करें आप, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कास फाई डेल फाई अपॉन R। ये तो हो गया स्मॉल एलिमेंट DL के लिए, लेकिन हमें पूरे तार की लंबाई के लिए चाहिए, तो वी विल इंटीग्रेट फ्रॉम इट्स लिमिट फाई 1 टू फाई 2। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कास फाई डेल फाई बाई R, और इंटीग्रेशन ओवर माइनस फाई 1 टू फाई 2। एंगल के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो ये नेगेटिव होगा। अब इसमें आप देख रहे हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई R कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन हो जाएगा कास फाई। कास फाई का इंटीग्रेशन होता है साइन फाई, वैल्यू पुट करेंगे और लिमिट रखेंगे, तो साइन फाई 2 माइनस साइन फाई माइनस फाई 1, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से वैल्यू हो गई B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई R साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस होंगे। इन केसेस में आप देखें कि तार की लंबाई अगर इनफाइनाइट है तो जो पॉइंट हम लेंगे वह लगभग पैरेलल हो जाएगा। जब पैरेलल हो जाएगा तो पैरेलल से और इस पॉइंट के बीच में अगर हम फाइंड करते हैं तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा लगभग पाई बाई 2 बनेगा। इसी तरह से दूसरे के लिए भी लगभग पाई बाई 2 बनेगा। तो फाई 1 फाई 2 की वैल्यू पाई बाई 2 हो जाएगी। तो B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई R, और वैल्यू पुट करेंगे साइन पाई बाई 2 1, तो 1 1 2 हो गया। ये म्यू नॉट 2 आई अपॉन 4 पाई R कैंसिल कर देंगे आप। B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई R न्यूटन पर एम्पियर मीटर। इफ पॉइंट P इज नियर टू वन एंड ऑफ द वायर, अगर हम D पॉइंट को एक सिरे पर ले लें, तो एक सिरे पर अगर ले लेंगे तो आप ये देखें कि अगर सपोज कर लीजिए कि ये तार है, अगर हम इस एंड पे ले लेते हैं, तो अगर इस एंड पे ले लेते हैं तो लगभग
ये स्थिति ऐसे बनेगी लगभग। तो एक एंगल जो है इसका π/2 हो जाएगा और दूसरा एंगल इसके पैरेलल हो गया तो 0 हो जाएगा। और इस तरह से अगर आप पुट करेंगे तो b = μ0/4 πi/r sin π/2 प्लस साइन 0, ये 0 हो गया। तो μ0I/4 πr ये वैल्यू हो गई जब पॉइंट P किसी एक सिरे के आसपास होगा। अब आप देखिए वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉयल। कोई सर्कुलर कॉयल और उस कॉयल में करंट फ्लो कर रही है, उसके अक्ष पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसके लिए आप फाइंड करेंगे। तो हमने सपोज कर लिया कि एक सर्कुलर वायर है और इस सर्कुलर वायर, सपोज कर लेते हैं कि ये सर्कुलर वायर है। तो सर्कुलर वायर का ये सेंटर होगा और इसकी अक्ष पर, तो ये देखिए इसकी अक्ष पर किसी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो जब किसी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो हम बायो-सेवर्ट लॉ का यूज करके और यहां पर हम फाइंड करेंगे। ये करंट नीचे की तरफ आ रही है इस लूप में, ये ऊपर की तरफ जा रही है। पॉइंट P जो कि सेंटर से x डिस्टेंस पर है और इसका रेडियस a है। इस डेल्टा L जो स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया, सॉरी लेंथ लिया गया है, इस लेंथ से P तक r दूरी है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो करंट किधर आ रही है, करंट नीचे की तरफ आ रही है। तो यहाँ पर अगर हम अपने राइट हैंड पाम रूल का यूज करें तो कुछ ऐसे होगा कि करंट ये इधर आ रही है। जब करंट इधर आ रही है तो हमारे थंब की डायरेक्शन में ये ऐसे रखेंगे, ये हमारा पॉइंट होगा और इस पॉइंट P के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये देखिए कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये दिखाया गया है यहाँ पर कि ये जो dB है यह इस स्मॉल एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड हुआ। इसी तरह से इसके बहुत से पार्ट हैं, उन पार्ट को लेंगे तो हमने अपोजिट सिरे का लिया है, तो इस सिरे से हमने दिखा दिया है कि ये dB ऊपर की तरफ हो गया। इसी तरह से इस पॉइंट पर देखेंगे तो इस पॉइंट पर देखेंगे तो इसकी जो दिशा होगी ये नीचे की तरफ हो जाएगी। ये एंगल एक्सिस से थीटा एंगल पर है और आपने ये देखा कि ये इसके साथ 90 डिग्री है। तो ये एंगल इसके साथ यहाँ से लेकर के और ये 90 डिग्री होगा। OP और ये जो लाइन है यह भी 90 डिग्री है। तो अगर इसमें से, तो इसकी दिशा हो गई इधर, ये थीटा एंगल है, ये टोटल 90 माइनस थीटा हुआ। इसी तरह से राइट साइड हम लेंगे तो ये एंगल हो जाएगा थीटा। सिमिलरली ये भी थीटा हो गया। अब यहाँ पर हम जो है इस dB के कंपोनेंट करते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो ये एंगल थीटा है, इसका जो कंपोनेंट होगा ये dB का, ये dB cos थीटा हो गया और ये dB sin थीटा हो गया। इसी तरह से नीचे वाले पोर्शन के लिए नीचे की तरफ dB cos थीटा और एक्सिस की तरफ dB sin थीटा। अब यह dB cos थीटा और dB cos थीटा ऊपर और नीचे अपोजिट पोर्शन के लिए आप देख रहे हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, देयरफॉर दे कैंसिल टू ईच अदर। इसी तरह से यहाँ इसके हर पॉइंट पर जो बनने वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वह कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ इसका वर्टिकल कंपोनेंट। तो जो टोटल फील्ड होगी यह dB sin थीटा का समेशन होगा। तो dB होगा कितना, μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो μ0/4 पाई आइडियल साइन 90 बाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे आप, μ0/4 पाई आइडियल बाई आर स्क्वायर। कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया तो dB cos थीटा 0 हो गया, dB sin थीटा अलोंग एक्स एक्सिस है, इसकी वैल्यू होगी और यही टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा उस एक्सिस पर। तो B = इंटीग्रल dB sin थीटा μ0/4 पाई आइडियल बाई आर स्क्वायर और साइन थीटा की वैल्यू हो गई A/r। यहाँ फिगर से आप देख सकते हैं, अगर हम इसको देख लें पूरा
तो साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच, पी ए हो गया और एच हाइपोटेन्यूज आर हो गया, तो ए बाई आर। ये वैल्यू आप पुट कर देंगे तो म्यू नॉट अपान 4 पाई आई ए अपान आर क्यूब इंटीग्रल ओवर डेल्टा एल, और जो इसकी लेंथ होगी सरकमफरेंस होगा इसका, तो 2 पाई ए। अब यहाँ पर वैल्यू आप कैंसिल कर दें ऊपर नीचे कुछ, तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपान 2 आर क्यूब। आर की वैल्यू आप पुट करेंगे तो आर की वैल्यू हो गई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और आर की जगह जब पुट करेंगे तो ये हो गया बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपान 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, डायरेक्शन एलॉन्ग एक्स एक्सिस फिगर के हिसाब से। अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n हो तो n से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस तरह से वैल्यू हो जाएगी b इक्वल टू म्यू नॉट n आई ए स्क्वायर अपान 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 न्यूटन पर एम्पियर मीटर अलोंग एक्सिस ऑफ द कॉइल। इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं। x की वैल्यू 0, अर्थात जो पॉइंट अक्ष पर लिया जा रहा था उसकी वैल्यू 0, अर्थात वह सेंटर पर हो गया। तो जब सेंटर पर हो गया तो x की वैल्यू 0 रखेंगे। आप इसको सॉल्व करें, देखें b इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई बाई 2a, जो कि आप स्ट्रेट वायर के लिए सर्कुलर लूप के लिए फाइंड किए थे, वो वैल्यू आ गई। इफ x इज मच मच ग्रेटर देन a, x की वैल्यू a की तुलना में बहुत बड़ी है, तो आप a को इग्नोर करेंगे सम में x के साथ, और म्यू नॉट अपान 4 पाई एन आई ए स्क्वायर पाई अपान एक्स क्यूब वैल्यू अगर आप पुट कर दें तो यहाँ पर आप ए स्क्वायर पाई, तो पाई ए स्क्वायर ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, तो इसकी जगह पर हमने पुट कर दिया, तो म्यू नॉट अपान 4 पाई एन आई और एरिया हो गया ये ए अपान एक्स क्यूब, वेयर ए इज एरिया ऑफ द लूप। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उस केस में हम देखते हैं कि कुछ ऐसे पार्ट्स आते हैं जिसपे कि हमें कुछ खंड के लिए, सेगमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना होता है। तो उसके लिए आप देखें एक डायरेक्ट फार्मूला है। हमने यहाँ सपोज कर लिया कि ये लेंथ डेल्टा एल है और यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वो ए है, ये एंगल जो है अल्फ़ा है। तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई समेसन डेल अपान ए स्क्वायर, ये वैल्यू होगी। आपको पता है कि थीटा रेडियन इक्वल्स टू आर्क अपान रेडियस, तो आर्क कितना है हमारा समेसन डेल्टा एल और अपान ए, तो समेसन डेल्टा एल इक्वल्स टू ए अल्फ़ा। ए ये डिस्टेंस हो गई, डिस्टेंस मतलब हो गया कि इसका रेडियस हो गया, और अल्फ़ा एंगल है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखें कि b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपान 4 पाई अल्फ़ा आई अपान ए। अल्फ़ा यहाँ पर क्या है, अल्फ़ा एंगल है, लेकिन यह एंगल रेडियन में है। अगर यह दिया गया हो डिग्री में तो सबसे पहले उस एंगल को हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, और डायरेक्ट फिर हम फार्मूले में पुट करके इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। थैंक यू।